पढ़ने वाले न्यू टॉपिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है वो समझते हैं। ओके, उसके बाद हम पढ़ेंगे रेनबो, क्योंकि रेनबो में एक कॉन्सेप्ट आएगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन का। अंडरस्टूड? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता क्या है? देखो, पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर मैं डायग्राम के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूं। ओके, व्हेन अ लाइट रे passes from a denser medium to rarer medium, then ray undergoes internal reflection in denser medium only instead of going into rarer medium, when angle of incidence into denser medium incidence in denser medium is greater than critical angle। ओके, डेफिनेशन एक बार और रीड कर लेते हैं। ओके, क्या है? व्हेन लाइट रे पासेस फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम, कहां से पास हो रही है? डेंसर मीडियम से। कहां को जा रही है? रेयर मीडियम को। तो डेंसर से रेयर जा रही है तो वो इंटरनली क्या हो जाती है? रिफ्लेक्ट हो जाती है। इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका क्या हो जाता है? इंटरनल रिफ्लेक्शन इन डेंसर मीडियम ओनली, मींस डेंसर से कहां जा रही है? रेयर में, बट वो अंदर ही अंदर, यानी डेंसर में क्या हो जाती है? इंटरनली रिफ्लेक्ट हो जाती है, मींस डेंसर से रेयर में नहीं जाती है, केवल डेंसर से जा रही है तो डेंसर में वापस रिफ्लेक्ट हो जाती है इंस्टेड ऑफ गोइंग इनटू रेयर मीडियम। व्हेन एंगल ऑफ कंडीशन कब होता है ऐसा? व्हेन एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। ठीक है, क्रिटिकल एंगल को भी डिफाइन करते हैं, पहले डायग्राम के थ्रू इस फिनोमिना को अंडरस्टैंड करते हैं। डायग्राम इज लाइक दिस। मान लीजिए ये डेंसर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है और इधर रेयर मीडियम, ये डेंसर है और इधर क्या है? रेयर। तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है? डेंसर से रेयर जा रही है। अंडरस्टूड? तो डेंसर से रेयर जाएगी तो क्या होगा? नॉर्मल से अवे हो जाएगी अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ रिफ्रैक्शन।
ओके, रिफ्रैक्शन के प्रिंसिपल या रिफ्रैक्शन के लॉ के अकॉर्डिंग अगर डेंसर से रेयरर जा रही है तो क्या होगा, अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी लाइक दिस। ओके, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, फाइन। अब देखिए स्नेल लॉ हमने पढ़ा हुआ है। स्नेल लॉ क्या बोलता है कि साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल्स टू कांस्टेंट, यही बोलता है। साइन आई यहां से निकालेंगे तो क्या होगा, कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय साइन आई। साइन आई कांस्टेंट हटेगा तो क्या प्रोपोर्शनल साइन आएगा, कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल साइन आएगा। साइन आई प्रोपोर्शनल टू ये साइन आर, साइन आर, साइन आई कांस्टेंट हटेगा तो प्रोपोर्शनल साइन आएगा, तो साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर। इसका मतलब कि आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, मींस अगर आप एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाओगे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। अंडरस्टूड। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर का रेशियो क्या होता है, कांस्टेंट। साइन आर को उस साइड भेजोगे तो कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो जब कांस्टेंट हटेगा तो क्या होगा, प्रोपोर्शनल साइन आएगा। ओके, तो साइन आई प्रोपोर्शनल टू साइन आर, और दोनों 90 डिग्री से अगर पहले देखें तो साइन क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो अगर आर बढ़ेगा तो आई भी बढ़ेगा, फाइन। तो मींस अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाया जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या होगा, बढ़ेगा। तो धीरे धीरे अगर मैं इस एंगल को बढ़ाते जाऊं, ठीक है, बढ़ाते जाऊं, कैसे बढ़ाऊंगा, ये यहां पे अगर लाइट रे पहले यहां इंसिडेंट हो रही थी, अगर यहां पे इंसिडेंट हो तो क्या होगा, यहां पे इंसिडेंट हो तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस अगर देखें यहां पर तो एंगल ऑफ इंसिडेंस पहले से बड़ा है, आई पहले यहां पे था, अब यहां पे देखेंगे तो एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ गया। अगर इसकी वैल्यू इस तरीके से हो जाए कि जो रे है, अब यहां पे अगर आप देखोगे तो आर बड़ा है, आई छोटा है, तो मींस जो आर आएगा वो इस एंगल से तो बड़ा होगा। तो अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल, जिसको क्या बोला मैंने, सी बोला, अगर इस क्रिटिकल एंगल के इक्वल है तो लाइट रे क्या होती है, लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर में जाने की बजाय इसी के अलोंग, मींस इसी के अलोंग पास हो जाती है लाइक दिस। ओके, मींस एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो कितना हो जाता है, 90 डिग्री। क्योंकि आई को धीरे धीरे बढ़ाओगे तो आर भी क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। तो मैंने आई को इतना कर दिया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो गया, 90 डिग्री। तो अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया तो इस केस में जो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है इसी को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल। तो ये जो सी है ये क्या है, क्रिटिकल एंगल। इसकी डेफिनेशन भी लिखेंगे हम आगे। ओके, कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस के इक्वल है, बट किस कंडीशन में, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री है। अंडरस्टूड। अब देखो, अब अगर मैंने एंगल ऑफ इंसिडेंस को और ज्यादा बढ़ा दिया, इससे और ज्यादा बढ़ा दिया, इससे और ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, इससे मैंने और ज्यादा बढ़ा दिया तो क्या होगा, तो देखिए अगर मैंने इसको और ज्यादा बढ़ा दिया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और ज्यादा बड़ा हो जाएगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या हो जाएगा, और ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अब 90 से भी अगर बड़ा हो गया, 90 से भी बड़ा हो गया तो क्या होगा, वो अगर 90 से भी बड़ा हो गया तो लाइट रे बाहर जाने की बजाय वापस क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी, क्योंकि ये एंगल 90 से भी बड़ा करना है तो वो बाहर जाने की बजाय क्या होगा, अंदर आ जाएगी। मींस अगर अंदर ही आ गई यानी रिफ्लेक्ट बैक हो गई डेंसर मीडियम में, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो गई तो क्या हो गया, रिफ्लेक्शन हो गया। अब पहले रिफ्लेक्शन हो, रिफ्लेक्शन कब होगा, जब एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाए। ओके, बट अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो गया, मींस यहां पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल सी से क्या है, बड़ा है,
तो इस कंडीशन में क्या होगा, ये जो लाइट रे है ये बाहर जाने की बजाय वापस क्या आ गई, अंदर आ गई। ओके, तो ये जो फिनोमिना, ये जो इवेंट हुई, इसको बोलेंगे हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, एक बार और मैं एक्सप्लेन कर देता हूं। स्नेल लॉ के अकॉर्डिंग साइन आई बाय साइन आर कांस्टेंट होता है। अगर साइन आई आर को मैं उधर भेजूं तो साइन आई इक्वल्स टू कांस्टेंट इनटू साइन आर। अब कांस्टेंट को हटाएंगे तो प्रोपोर्शनल साइन हटेगा, प्रोपोर्शनल साइन आएगा, और आई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा आर के, क्योंकि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है 90 डिग्री के अंदर। ओके, तो मींस आई बढ़ेगा तो मींस साइन आई बढ़ेगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि अगर आई बढ़ेगा तो इधर से आर बढ़ेगा। ओके, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए। अब देखो, अब रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अगर कोई लाइट रे डेंसर से रेयर में जाती है तो ये अवे फ्रॉम दी नॉर्मल हो जाती है। तो यहाँ पे अवे फ्रॉम दी नॉर्मल। अब अगर आप एंगल देखें तो आई और आर में आर बड़ा है, आई छोटा है। अब इस एंगल को धीरे धीरे बढ़ाऊं, मतलब रे जो ये जा रही थी इस रे को और इधर शिफ्ट करूं तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर एक ऐसी कंडीशन आए कि कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रे है जो इधर जा रही थी, दूसरे मीडियम में जो जा रही थी, वो इसके पैरेलल हो जाए, मींस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना हो जाए, 90 डिग्री। तो जब 90 डिग्री हो जाएगा तब एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्या बोलेंगे हम, क्रिटिकल एंगल। अब अगर मैंने रे का इंसिडेंट एंगल इससे भी ज्यादा बड़ा कर दिया तो क्या होगा, लाइट रे बाहर जाने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ओके, तो जो अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं हम, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। ओके, तो ये होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अब देखो ये किस कंडीशन में हो रहा है, सबसे फर्स्ट लाइट रे डेंसर से कहां जानी चाहिए, रेयरर में, नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड क्या है कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो इस एंगल से, जिसको बोल रहे क्रिटिकल एंगल, इससे क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। क्योंकि अगर इससे कम है तो लाइट रे का जो रिफ्लेक्शन का जो एंगल है वो 90 से क्या होगा, कम, तो लाइट रे बाहर ही जाएगी। ओके, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे ज्यादा हुआ तो लाइट रे बाहर जाने की बजाय अंदर ही रिफ्लेक्ट हो जाएगी, मतलब डेंसर मीडियम से वापस डेंसर मीडियम में आ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं, सेम मीडियम में बाउंस बैक होने को क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे लाइट रे क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। अंडरस्टूड। तो इस फिनोमिना को जो टोटल अंदर ही अंदर रिफ्लेक्ट हो रही है इसको बोल रहे हैं हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अंडरस्टूड। ओके, इसकी कंडीशन लिखते हैं, कंडीशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। किन कंडीशन में टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम। लाइट रे डेंसर से कहा जानी चाहिए, रेयरर में जानी चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन। सेकेंड कंडीशन क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम should be greater than critical angle, ओके। तो सबसे पहला तो डेंसर से रेयरर जानी चाहिए, और दूसरा है एंगल ऑफ इंसिडेंस इन डेंसर मीडियम क्रिटिकल एंगल से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। अब ये क्रिटिकल एंगल क्या है, ये क्रिटिकल एंगल क्या है उसको समझ लेते हैं। क्रिटिकल एंगल क्या है, तो इट इज एंगल ऑफ
incidence in denser medium, in denser medium such that angle of refraction in rarer medium is equal to 90 डिग्री। ओके, तो एक्चुअल में क्या है, एंगल ऑफ इंसिडेंस ही है, लेकिन किसमें, डेंसर मीडियम में। लेकिन कब, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो क्या है, इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, 90 डिग्री के इक्वल है। जैसे यहां पे कि यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है, इस एंगल ऑफ इंसिडेंस पर क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे 90 डिग्री है। अगर ये 90 डिग्री है तब इस कंडीशन में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा इसी को हम क्या नाम देंगे, क्रिटिकल एंगल। अंडरस्टूड? तो ये होता है क्रिटिकल एंगल। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस से ज्यादा हुआ तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, और कम हुआ तो रिफ्रैक्शन होगा। ठीक है, क्रिटिकल वर्ड क्यों यूज किया है? क्रिटिकल वर्ड कब यूज करता है? जैसे अब डॉक्टर का एग्जांपल लेते हैं। डॉक्टर अगर किसी पेशेंट को बोले कि आपकी हेल्थ क्रिटिकल है, या मान लीजिए वो ट्रीटमेंट कराने आया और उनके रिलेटिव्स को बोले कि इनकी जो स्टेट है वो क्या है, क्रिटिकल है, तो क्रिटिकल का मतलब क्या है, वो बच भी सकते हैं और मर भी सकते हैं। पेशेंट जो है बच भी सकता है या मर भी सकता है। अंडरस्टूड? तो यहां पर दो एक्सट्रीम कंडीशन बन रही है, क्या, एक जिंदा रहना और एक मर जाना। तो दोनों अलग अलग है, बिल्कुल टोटली अपोजिट थिंग्स है। तो यहां पे भी क्या हो रहा है, यहां पे भी अपोजिट थिंग्स हो रही है। क्या, कि इस एंगल से पहले अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है, यानी इससे छोटा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो रिफ्रैक्शन होगा, और इससे ज्यादा बड़ा एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो क्या होगा, टोटल इंटरनल या रिफ्लेक्शन बोल सकते हैं कि इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। तो रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दो बहुत डिफरेंट फिनोमिना है। तो ये जो कंडीशन है जिसको हम न तो रिफ्रैक्शन बोल सकते हैं टोटली, ना ही रिफ्लेक्शन बोल सकते, क्योंकि ये बिल्कुल पैरेलल हो गया। ओके, बिल्कुल उस स्टेज पर है कि इससे इधर है तो रिफ्रैक्शन, इससे इधर है तो रिफ्लेक्शन, इसलिए इस एंगल को क्या नाम देते हैं, क्रिटिकल एंगल। ओके, समझ आ गया होगा आपको एग्जांपल से। आगे बढ़ते हैं। नाउ रेनबो क्या है? ठीक है, यहां पर हमें क्रिटिकल एंगल की और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की नीड रहेगी। सो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है। रेनबो क्या है? तो अगर क्वेश्चन लिखें तो क्वेश्चन हमारे सामने आता है, व्हाट इज रेनबो? व्हाट इज रेनबो? रेनबो क्या है? तो हम अक्सर देखते हैं कि जब बारिश हो रही होती है उसके बाद बारिश रुक जाती है, तो हमें स्काई में कभी कभी, हमेशा नहीं, स्काई में क्या दिखता है, 7 कलर्स का ऐसे धनुष जैसा स्ट्रक्चर दिखता है। ठीक है, या उसका शेप दिखता है, तो जिसको हम क्या बोलते हैं, रेनबो। ठीक है, ये हमेशा नहीं दिखता है, हम सभी जानते हैं, कभी कभी दिखता है। और कब दिखता है? जब जो पानी बरसात हो रही है वो बरसात क्या हो जाए, बंद हो जाए। ठीक है, तो जो शावरिंग हो रही है वो शावरिंग क्या हो जाए, बंद हो जाए, तो हमें क्या दिखता है, रेनबो दिखता है। ओके, तो जैसे प्रिज्म से हमने डिस्पर्जन पढ़ा कि प्रिज्म के थ्रू डिस्पर्जन हो रहा है, इसमें व्हाइट लाइट क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है। इसमें भी व्हाइट लाइट या सनलाइट क्या हो रही है, स्प्लिट होकर 7 कलर्स बना रही है। तो ये बिल्कुल वैसा ही फिनोमिना है, बट वहां पे प्रिज्म के थ्रू हो रहा था, यहाँ पे वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू हो रहा है। ओके, तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखते हैं और फिर ये कैसे बन रहा है उसको समझते हैं, और ये भी समझेंगे कि हमेशा ये फॉर्म क्यों नहीं होता है। ओके, ठीक है। तो रेनबो क्या है? तो
इट इज नेचुरल व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम। ठीक है, व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम क्या होता है ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, 7 कलर्स का ग्रुप होता है। ओके, तो इट इज नेचुरल व्हाइट लाइट स्पेक्ट्रम ऑब्टेन्ड बाय डिस्पर्जन through small water droplets just after raining। ठीक है, बरसात के बाद जस्ट, यानी बरसात क्या हो गई, बंद हो गई, और उसके बाद स्काई में क्या होगा, स्काई में वाटर ड्रॉपलेट्स होंगे। ओके, उन वाटर ड्रॉपलेट्स के थ्रू जो व्हाइट लाइट है वो अपने 7 कलर्स में क्या हो रही है, स्प्लिट हो रही है, उसी को क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्जन। ओके, तो डिस्पर्जन के थ्रू आपको क्या मिलेगा, रेनबो। ओके, बट क्वेश्चन ये उठता है ये हमेशा क्यों नहीं मिलता है, ठीक है, कभी कभी ही क्यों मिलता है, तो उसका रीजन हम आगे देखेंगे। ठीक, तो हम देखते हैं कंडीशन ऑफ रेनबो, कंडीशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, कंडीशन ऑफ रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन, रेनबो फॉर्मेशन की कंडीशन क्या है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, सन मस्ट बी बैक साइड ऑफ व्यूअर, यानी जो देख रहा है उसके बैक साइड होना चाहिए। ओके, मींस मान लीजिए यहाँ पे बरसात हुई, ओके, सन का है पीछे, तो मुझे रेनबो इस साइड दिखेगा। आगे बात समझ, तो सन का होना चाहिए, पीछे की साइड होना चाहिए, तो सन मस्ट बी बैक साइड ऑफ व्यूअर, जो देखने वाला है उसके बैक साइड होना चाहिए। सेकेंड कंडीशन, there should be condition of total internal reflection, when light या सनलाइट बोले, when sunlight passing through water droplets, जब सनलाइट वाटर ड्रॉपलेट से पास हो रही है तो क्या होना चाहिए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए। अंडरस्टूड, तो दो कंडीशन, ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी क्या बनेगा, रेनबो बनेगा। ओके, कैसे देखते हैं ये, तो यहां पे ये सनलाइट या व्हाइट लाइट, इसको सनलाइट भी बोल सकते हैं, व्हाइट लाइट, क्योंकि व्हाइट कलर की दिखती है सनलाइट। ओके, तो सनलाइट आ रही है, एक ड्रॉपलेट ली हमने, वाटर ड्रॉपलेट, सनलाइट आ रही है। ओके, अब यहां पे मीडियम चेंज हुआ, ये एयर है यहां पे और ये है वाटर, तो लाइट रे कहां से कहां जा रही है, एयर से वाटर जा रही है। ओके, तो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है, तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी।
कि यहाँ पे अगर नॉर्मल देखेंगे हम तो नॉर्मल किधर होगा, नॉर्मल सेंटर से हम लाइन ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल ये रेडियस के अलॉन्ग होगा। ओके, तो ये लाइट है जो सीधी जा रही थी ये बेंड हो जाएगी। अब इस वाटर ड्रॉपलेट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग कलर के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, जैसा कि हम ओके कलर की वेवलेंथ कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो इसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा होगा। ओके, तो इसलिए वॉयलेट कलर ज्यादा बेंड हो जाएगा और रेड कलर सबसे कम बेंड होगा। बाकी के कलर्स इन दोनों के बीच में रहेंगे। यहाँ पर केवल दो कलर्स हमने यहाँ पे दिखाए, ठीक है। तो वॉयलेट कलर सबसे ज्यादा बेंड हो गया और रेड कलर सबसे कम बेंड हुआ। तो मींस क्या होगा, सारे कलर्स इसी तरीके से बेंड होंगे तो सारे स्प्लिट हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। अब जैसे ही यहाँ पर ये दूसरे फेस पर इंसिडेंट हुआ, यानी जो कलर्स या जो रेज हैं वो रिफ्रैक्ट होने के बाद दूसरी सरफेस पर इंसिडेंट हुई और ड्रॉपलेट से अब उनको कहां जाना है, डेंसर से रेयरर, यानी वाटर से एयर में जाना है तो डेंसर से रेयरर जाना है। अब अगर यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस, यहाँ पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से क्या हो जाए, ग्रेटर। अगर ग्रेटर नहीं हुआ, कम हुआ तो लाइट रे सीधी इधर पास हो जाएगी। लेकिन अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हुआ तो उस केस में क्या होगा, ये बाहर जाने की बजाय वापस यहीं पर आ जाएगी। जब वापस इसी में रिफ्लेक्ट हो गई तो इस फिनोमिना को क्या बोलेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे क्या हो गया, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो उसके बाद वापस इस जगह या इस फेस पर क्या हुई, इंसिडेंट हुई। अब यहाँ पे वापस क्या होगा, वापस से यहाँ पे रिफ्लेक्शन होगा। ओके, तो लाइट यहां तक पहुंचेगी और व्यूअर अगर यहाँ पे है, ओके, तो व्यूअर को ये दोनों कलर अलग अलग दिखेंगे। ओके, बाकी के कलर इनके बीच में दिखेंगे। तो इस फिनोमिना ये जो दिखाया हुआ है, इस तरीके से अगर सिचुएशन सेटिस्फाई हो रही है तब आपको स्काई में क्या दिखेगा, रेनबो, अदरवाइज रेनबो नहीं दिखेगा। अंडरस्टूड? वापस से एक बार और समझा देता हूं। जब लाइट रे रेयरर से डेंसर जा रही है, ठीक है, तो क्या होगा, ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी। तो ये वाटर ड्रॉपलेट से पास हो रही है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो जाएगी। अब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर का सभी कलर्स के लिए क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। वॉयलेट के लिए सबसे कम, वॉयलेट की वेवलेंथ सबसे कम होती है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा, और रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उसका सबसे कम होता है। इसलिए वॉयलेट सबसे ज्यादा बेंड हो जाता है और रेड सबसे कम, बाकी कलर्स इन दोनों के बीच में। अब जब रिफ्लेक्ट होके लाइट यहाँ तक पहुंचेगी और यहाँ पे कंडीशन कौन सी सेटिस्फाई हो जाए, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाली, वो कब होगी, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा। तो लाइट रे इधर जाने की बजाय वापस वाटर में ही आ जाएगी और इस पॉइंट पर या इस सरफेस पर वो इंसिडेंट होगी। अब यहाँ से फिर कहाँ जा रहा है, डेंसर से रेयरर, तो फिर अवे फ्रॉम दी नॉर्मल बेंड हो जाएगी। यहाँ पे नॉर्मल कैसा होगा, मैं बता देता हूँ, ये नॉर्मल, ये तो ये अवे हो गई, ठीक है, ये अवे हो गई और अवे दोनों रे इस तरीके से अवे हो गई और व्यूअर की आई तक पहुंचेगी। तो अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है तो हमें स्काई में क्या दिखता है, रेनबो दिखता है, ठीक है। तो दिस इज द रेनबो फॉर्मेशन। क्लियर हो गया सभी को, ठीक है। अगर कोई डाउट हो तो पूछ सकता है। ठीक है, ओके, क्लियर, ठीक। तो इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, फाइन।